नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षा रीजनल एस्पिरेशंस, और आज उसका है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था आकांक्षाएं क्या होती है, ठीक है ना, आकांक्षाओं के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? जम्मू एवं कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेक्चर 2 में भी यही कवर होगा, लेक्चर 3 में भी यही कवर होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की बेसिक बात, फिर उसके बाद समस्या की जड़ें कहाँ हैं, और फिर बाहरी और आंतरिक झगड़े हैं। ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ये जो कहानी होगी ये हमारी 1948 तक की कहानी होगी बेटा, 1948 तक की कहानी होगी। 48 के जो बाद की कहानी है वो हम आने वाले लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वैसे बड़ा फेमस जगह है इंडिया में, आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर का नाम माता वैष्णो देवी के लिए भी जाना जाता है, अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का जो मौसम है ठंडा ठंडा ठंडा, बहुत प्यारा सा जो मौसम है उसके लिए भी जम्मू कश्मीर जाना जाता है। परंतु ना तो आज हम यहाँ पे मौसम की बात करने जाएंगे, ना जम्मू कश्मीर की जो सेव है, एप्पल है, बहुत फेमस है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, ना हम उनकी बात करेंगे। हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो हम राजनीति की ही बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में आज बात करेंगे, हम बात करेंगे भारत के संविधान के उस अनुच्छेद की जो अनुच्छेद कहीं ना कहीं शुरुआत से ही लेकर के विवादों में रहा, जिस अनुच्छेद का नाम था अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। ऐसा क्या मामला था, ऐसी क्या बातें थी अनुच्छेद 370 में जिससे ऐसा लगा कि नहीं भैया गलत है या सही है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसी क्या बात है कि पूरे भारत की तुलना में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा बढ़ी। ऐसी क्या बात है कि बार बार में कश्मीर पर पाकिस्तानियों का अटैक हुआ। इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के बारे में जानना, आज की जो हालात है जम्मू कश्मीर की, उसको जानने से पहले हमें इतिहास में चलना होगा। और इतिहास की जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे बच्चों 1947 से। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमारा प्यारा सा भारत आजाद हुआ था, ठीक है। आजाद तो हम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और 1947 से पहले की अगर मैं बात करूं, बिफोर 1947 अगर हम बात करें, तो ये जो जम्मू कश्मीर है बेटा, ये एक रजवाड़ा था। अब आप में से कोई भी ये बच्चा नहीं पूछना चाहिए कि सर जी रजवाड़ा क्या होता है। रजवाड़े का मतलब है बेटा प्रिंसली स्टेट, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पे राजा रानी का शासन चलता हो उसको रजवाड़ा कहते हैं। तो हमें पता है, हमने अध्याय 1 में पढ़ा है कि जब भारत आजाद हुआ था तो 565 रजवाड़े थे, और ब्रिटिशर्स ने यह छूट दी थी रजवाड़ों को कि भाई आप भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल जाइए, आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए, और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो स्वतंत्र राष्ट्र बना लीजिए। तो यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो शासक था, जम्मू कश्मीर का जो शासक था, हम कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर का राजा था वो कौन था? हरि सिंह था। महाराजा हरि सिंह जी वहां के शासक हुआ करते थे। अब महाराजा हरि सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया 1947 के बाद, अगर हम बात करें आफ्टर 1947, तो महाराजा हरि सिंह जी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम ना तो भारत से मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, हम स्वतंत्र, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स का जो तीसरा ऑप्शन था, उस तीसरे ऑप्शन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और बोला हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। अब यहां से जो कहानी है उस कहानी को हमें आगे समझना है। यहां तक की कहानी वैसे आप लोगों ने अध्याय 1 में भी पढ़ी है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि उन 565 रजवाड़ों से अधिकतर रजवाड़े जो भारत की सीमा क्षेत्र में आ रहे थे, उनको माननीय सरदार पटेल जी ने बड़े ही शानदार तरीके से भारत में उनके विलय करा लिया था। परंतु कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो कुछ ज्यादा ही समस्या क्रिएट कर रहे थे, जैसे हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद, इनकी जो बात थी वो हमने अध्याय 1 में कर ली थी। और अब जो हमें है जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में है, ज्यादा विस्तार से, इसलिए इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आया है। पूरा चैप्टर जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं, पर बड़ा पोर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जम्मू एवं कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। देखिए अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370, अब आप लोगों ने क्लास 11th में जब संविधान वाली किताब पढ़ी है तब आपने अनुच्छेद 370 को पढ़ा है कि हाँ भैया अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है राज्य का। और ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए, जब हमने संघवाद वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक आर्टिकल और पढ़ा था, दैट इज द आर्टिकल 371। कक्षा 11 में जो संविधान की किताब में संघवाद वाला अध्याय था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 371 के तहत भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त राज्य बना रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें जो उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको विशेष दर्जा प्राप्त दे रखा है, गुजरात को दे रखा है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त दे रखा है। तो परंतु 371 और 370 में ऐसा क्या डिफरेंस था जो कि 370 तो विवादित बन गया और 371 अच्छा बन गया? ऐसी क्या डिफरेंस है 370 और 371 में? 370 अनुच्छेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पे लागू होता है जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, होता था, ठीक है, एक ही राज्य पे लागू होता था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 के तहत इतनी स्वायत्तता या इतनी ऑटोनॉमी या इतनी आजादी जम्मू कश्मीर को दे दी गई थी कि उनका संविधान खुद का होगा, ठीक है, वो अपना संविधान होगा। भारत की संसद अगर कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहती है तो पहले वहां की विधानसभा से पूछना पड़ेगा, वहां की विधानसभा असेंट देनी चाहिए। और काफी मामलों में जम्मू कश्मीर स्वायत्त था, भारत के संविधान के मुद्दे, भारत के कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ करते थे। तो बहुत ज्यादा क्या है, कश्मीर को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता अनुच्छेद 370 के तहत दी हुई थी। 371 जो बाकी दूसरे राज्यों को दिया हुआ है उसमें इतनी स्वायत्तता नहीं है कि भारत का संविधान ही लागू नहीं होगा, संसद की बात ही लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कुछ वहां की संस्कृति, वहां के इतिहास को बचाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे गए, जैसे कि वहां के विकास के लिए सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को ज्यादा फंड देगी एक दूसरे राज्यों की तुलना में। राष्ट्रपति जी वहां पे एक बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं विकास के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। अब ये संस्कृति और इतिहास का मुद्दा क्यों उठता है? क्योंकि जब हमने रजवाड़ों को भारत में मिलाया था तो सरदार पटेल जी ने और भारत सरकार ने बात कही थी रजवाड़ों से कि आपकी संस्कृति पर कभी भी आंच नहीं आने देगा भारत, आपकी संस्कृति को पूरे सम्मान के साथ बचाएगा, विविधताओं का जो सम्मान है वो भारत करेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आया कि विविधताओं का सम्मान होगा। तो अनुच्छेद 371 सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों की संस्कृति, उनके इतिहास को बचाने के लिए, विविधताओं का सम्मान करने के लिए, उस एरिया का विकास करने के लिए काम करता है। परंतु अनुच्छेद 370 बड़े तौर पर जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने संविधान को मानते थे, उनका कोई भी काम वहां पे लागू करने से पहले वहां की विधानसभा से पूछना पड़ता था। तो ये अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेटस, स्टेट उसको बनाया गया। फिर ये आर्टिकल 370 भारत के संविधान से 2019 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2019 में हटा दिया गया। परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। देखिए अब अनुच्छेद 370 के तहत क्या करा गया? विशेष दर्जा दिया गया, आपको स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आप किसी को बड़ा ही सम्मान दे रहे हैं, बड़ा ही सत्कार दे रहे हैं, परंतु वो फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार करे तो अच्छी बात नहीं होती, कभी भी अच्छी बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और मैं आपके साथ बदतमीजी से बात करूं तो अच्छी बात नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में हमने उनको बहुत ज्यादा विशेष दर्जा दिया, बाकी सभी राज्यों से हटकर के उस राज्य को बनाया कि हाँ भैया नहीं, आपके पास ये पावर भी है, ये पावर भी है, ये स्वायत्तता, ये स्वायत्तता। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में क्या है? हिंसा चलती रही, लड़ाइयां होती रही, आतंकवाद का साया मंडराता रहा और राजनीतिक अस्थिरता रही, सरकार स्थिर होकर के काम नहीं कर पाई। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे जीवन हो और चाहे लोकतंत्र हो, स्थिरता बड़ी जरूरी है। अगर स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, मैं ये भी सोचूंगा वो भी सोचूंगा, तो मैं एक भी रिकॉर्डिंग या एक भी लाइव क्लास अच्छे से नहीं ले पाऊंगा। स्थिर होना बड़ा जरूरी है। ये जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो हमारे खुद की बात है। अब सोचो जब राज्य में या देश में सरकारें अस्थिर चल रही है, बन रही है, गिर रही है, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है और हो रहा है, तो जब फिर वो राज्य का विकास, वो राज्य का शासन कैसे चलेगा? बड़ी चिंता की बात है। तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, सरकारें लंबे समय तक, पूरे 5 साल तक का टेन्योर ही नहीं कर पाती थी, 5 साल का कार्यकाल ही नहीं कर पाती थी। अब हिंसा हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, इन सब के कारण आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने है। आंतरिक मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर अंदर, और बाहरी प्रभाव, और ये बाहरी प्रभाव कौन डाल रहा था? ठीक है, बाहरी प्रभाव कौन? पाकिस्तान।
ठीक है। तो पाकिस्तान बार बार में यहां से इंटरनल एक्सटर्नली इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे जो आतंकवाद को फैला रहे हैं या हिंसा को फैला रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा, आतंकवाद, राजनीतिक स्थिरता, इसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ये जो है 2019 के अनुसार, 2019 के अनुसार भारत का नया राजनीतिक मानचित्र के तहत ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर है, और ये वाला जो पूरा एरिया है बेटा ये लद्दाख है। और पहले क्या हुआ करता था, 2019 से पहले ये पूरा एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर। परंतु 2019 में भारत सरकार ने, भारत की संसद ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया भारत के संविधान से। 370 को हटाया और जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वो वापस ले लिया गया, और राज्य को हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ये एक जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि विधानसभा के साथ होगी। मतलब जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री है, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री है, वैसे यहां पर भी मुख्यमंत्री होगा। और लद्दाख है, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के शासन में चलेगी। ये 2019 के बाद का नक्शा है। 2019 की भी मैं कहानी आपको थोड़ी सी बता देता हूं। 2019 में 5 और 6 अगस्त को भारत की संसद से पारित हो जाता है कि भाई अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। फिर राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, वो चीज लागू हो गई। अब ये जो मामला है, इस मामले को लागू करने की तारीख कौन सी रखी गई कि भाई ये सब कुछ लागू किस दिन से होगा? ये लागू होगा 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया? 31 अक्टूबर को? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है और उस जयंती को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। और यह सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बाबा साहब अंबेडकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत से अनेक से नेताओं का सपना था कि अनुच्छेद 370 सही नहीं है, उसको रिमूव करना चाहिए। तो ये मौका सरकार को लगा कि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिन है और राजनीतिक एकता के रूप में सरदार पटेल का एक बड़ा योगदान है, पूरे भारत को एकीकरण में उनका बड़ा योगदान है। तो इसलिए ये पूरी जो व्यवस्था जो लागू होगी वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। तो हमारा ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 5-6 अगस्त को बन गए, परंतु लागू हुए 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका था। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। अब देखिए हिंसा हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, तो उसमें क्या है, काफी लोग मारे गए। और मारे कौन कौन गए हैं? निर्दोष नागरिक भी मारे गए, ठीक है, जिनका कोई दोष नहीं था वो भी मारे गए। सुरक्षाकर्मी भी मारे गए, इन निर्दोष नागरिकों को बचाने वाले सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। और उग्रवादी भी मारे गए हैं, जो कि आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र होकर के हिंसा फैला रहे थे, ठीक है, वो लोग भी मारे गए हैं। तो तीनों ही लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीर पंडितों का पलायन भी हुआ, और कश्मीरी घाटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वहां से जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनका पलायन होता है, मतलब उनको वहां से निकाल दिया जाता है और भारत के दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। ये मैंने आपको कश्मीरी पंडितों की एक तस्वीर दिखाई है जो कि पलायन से पहले की वहां पर है। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो वहां पर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, सोशल और पॉलिटिकल जो एरियाज है वो 3 में डिवाइडेड है। एक पहला है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे, इन तीनों का जो वर्गीकरण अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो भी थोड़ी सी अलग है। और इसके अलावा यहाँ की जो सामाजिक बनावट है, सामाजिक बुनावट है या धार्मिक बनावट है कि धर्म के आधार पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, समाज के हिसाब से कैसे रह रहे हैं, तो ये तीनों में आपको अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू क्षेत्र की। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है। तो जम्मू क्षेत्र में क्या है, पहाड़ियां हैं पर छोटी छोटी और मैदानी भाग है। यहां पर कौन है? इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक है वो कौन है? हिंदू है। उनके अलावा मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। तो हिंदू ज्यादा संख्या में, परंतु उसके अलावा मुस्लिम, बुद्धिस्ट सब लोग वहां पे रहते हैं। और जो जम्मू वाला एरिया है ना बेटा, इसी जम्मू वाले एरिया में क्या है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है। फिर दूसरा है कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है, ठीक है। तो कश्मीर क्षेत्र में क्या आ जाएगी, मुख्य रूप से कश्मीरी घाटी है। यहां पर क्या था, पहाड़ियां, मैदानी भाग है, यहां पर घाटी है, वैली है बेटा।
यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। और यहाँ पे रहने वाले जो अधिकांश है वो कौन है? कश्मीरी मुसलमान है। उसके अलावा हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य भी। घाटी आपने वैसे ज्योग्राफी में पढ़ी होगी बच्चों, है ना? तो घाटी क्या होती है? फिर तीसरा है लद्दाख। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, रजिस्टर में लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट और मुसलमान हैं। तो कम संख्या है परंतु दोनों बराबर है, बुद्धिस्ट भी और मुसलमान भी। चलिए, तो जम्मू क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र, लद्दाख, ये पहाड़ी इलाका है, ये कश्मीरी घाटी का है, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, यहाँ पे कश्मीर मुसलमान ज्यादा है, और वहां पे बौद्ध और मुसलमान दोनों बराबर है। चलिए, अब ये वाला नक्शा देखिए। अब इस वाले नक्शे में ये वाला जो आपको पूरा एरिया देखने को मिल रहा है बेटा, ये वाला जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पूरा एरिया है बेटा लद्दाख। ये पूरा वाला जो एरिया है ये है बेटा लद्दाख, ठीक है। कौन सा एरिया है? लद्दाख। येलो येलो पोर्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें देखिए थोड़ा सा बीच में से यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं गलत हूँ, एग्जैक्टली ड्राइंग मेरी वैसे भी पहले भी कभी अच्छी नहीं थी, ठीक है, और अब तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता कि अच्छी हो जाएगी। ओके, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी किसी टीचर ने इतना अपमानित नहीं करा जितना मुझे मेरे ड्राइंग की टीचर ने अपमानित करा। मुझे क्लास से बाहर निकाला, बड़ी बेइज्जती करी, परंतु उस टीचर का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहा। उन्होंने मेरी बाद में बड़ी मदद करी, और फिर आपके मनीष सर उसी टीचर की शादी में जाकर के खाना खा करके आए थे ठीक है, बिल्कुल आराम से 2 प्लेट लेकर के खा करके आया था 1 प्लेट इसलिए कि मैम आपने मुझे क्लास से बाहर निकाला, और 1 प्लेट इसलिए कि आपने मुझे सपोर्ट करा तो ड्राइंग से अपना बिल्कुल दूर दूर का रास्ता नहीं है। फिर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा पहले। तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, जो अभी मैंने ड्रॉ करा है, ये वाला एरिया है बेटा जम्मू। ये वाला एरिया है जम्मू, और ऊपर वाला जो ये एरिया दिखाया है ये है कश्मीर, ठीक है। तो ये कश्मीर, ये जम्मू और ये लद्दाख, और ये पूरा जो येलो पोर्शन है ये अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, और ये लद्दाख दूसरी केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं समस्या की जड़ें, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का भौगोलिक क्षेत्र हमने पढ़ लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की हल्की फुल्की बात हमने कर ली, ठीक है। और अब बात करते हैं कि समस्या की शुरुआत कहां से हुई, और समस्या की शुरुआत को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इतिहास में जाना पड़ता है, हमें पास्ट में जाना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर J&K एक राजसी रियासत था, ठीक है। राजसी रियासत मतलब जहां पे राजा का शासन चला करता था। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। तो यहाँ के जो शासक है जिनका नाम है महाराजा हरि सिंह जी, ये है महाराजा हरि सिंह जी। और महाराजा हरि सिंह जी ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे, और वो अपनी रियासत के लिए, अपने रजवाड़े के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे कि भाई हम दोनों ही राष्ट्रों में ना मिले, हम स्वतंत्र रहें। अब यहाँ की एक बात इंपॉर्टेंट समझिएगा कश्मीर की, कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो ज्यादा संख्या है, जो टोटल ज्यादा संख्या है वो किसकी है? वो मुस्लिम्स की ज्यादा संख्या है, और वहां का जो शासक है वो हिंदू शासक है, महाराजा हरि सिंह जी। परंतु यहाँ के लोगों ने अपने आप को धर्म से ऊपर उठ करके एक पहचान दी, वो थी कश्मीरी की पहचान, कि हम लोग धर्म से पहले हम कश्मीरी है, और कश्मीरी है, और हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, ये कश्मीरियत आइडियोलॉजी के नाम से जाना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, जो कि कौन सा? कश्मीरी, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, कश्मीरी की जो हमारी कश्मीरी संस्कृति है, जो हमारा कश्मीरी इतिहास है, उसको बचाने के लिए हमें क्या है? स्वतंत्र ही रहना चाहिए, ना भारत में मिलना चाहिए, ना पाकिस्तान में मिलना चाहिए। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी। अब पाकिस्तानी नेताओं को ऐसा लगा, पाकिस्तानी नेताओं ने ऐसा सोचा कि भैया जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है, और रजवाड़ों को बिल्कुल छूट दे दी गई कि भैया आप भारत में मिलना चाहो भारत में, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में, स्वतंत्र होना चाहो तो स्वतंत्र। तो पाकिस्तानी नेताओं ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि भाई कश्मीर तो हमारा है। बोले क्यों आपका है? बोले इसलिए क्योंकि वहां की जो ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है? मुसलमानों की। तो पाकिस्तानी नेताओं को ऐसा लगता था कि कश्मीर उनका है। क्यों? क्योंकि वहां की जो ज्यादा अधिकांश जो आबादी है वो मुसलमान है, परंतु ऐसा नहीं था। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी है। तो वहां के लोगों ने खुद को हिंदू, मुसलमान, बौद्ध धर्म से नहीं माना, उन्होंने पहले अपने आप को क्या माना? कि हम लोग क्या है? कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी है। और ये जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी संस्कृति जो भी है, क्षेत्रीय अभिलाषा का ये मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है।
और क्षेत्रीय अभिलाषा, अपने क्षेत्र से प्रेम, अपने क्षेत्र का इतिहास, अपने क्षेत्र की संस्कृति की ये जो अभिलाषा है, ये प्रेम है, इसको क्या कहा गया है? इसको कश्मीरियत कहा गया है। तो यहां पर लोगों ने धर्म को नहीं, अपने जो वहां की क्षेत्र की संस्कृति है, क्षेत्र का कल्चर है, उसको बढ़ावा दिया है। आप यहां पर इन चीजों को नोट करिएगा। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, हमने लोगों को जाति के आधार पर डिमांड करते हुए देखा है, जाति के आधार पर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए देखा है, धर्म के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए देखा है। ठीक है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा है। परंतु ये चैप्टर ना किसी जाति, ना किसी वर्ग, ना किसी धर्म, किसी महिला, किसी पुरुष के लिए नहीं, बल्कि ये क्षेत्र विशेष के लिए है, ये एरिया वाइज है। तो एरिया वाइज है तो यहाँ पे लोगों के रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या थी? वहां का कल्चर, वहां का लोकल जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो प्रेम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहते थे। ये शेख अब्दुल्ला का नाम याद रखिएगा क्योंकि हम आर्टिकल 370 की अभी आगे और चर्चा करेंगे, और जब आर्टिकल 370 की चर्चा करेंगे तब शेख अब्दुल्ला का नाम आएगा। एक और अनुच्छेद है जिसका नाम है बेटा 35A। ठीक है, इस 35A की भी चर्चा करनी है। तो शेख अब्दुल्ला वहां पर राज्य में एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं शेख अब्दुल्ला, और उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक आंदोलन चलाया गया, लोकप्रिय आंदोलन, मतलब जनता का प्रिय, सबसे प्रिय आंदोलन। और वो क्या था? महाराजा से छुटकारा, कि हमें महाराजा से छुटकारा चाहिए। तो अब क्या महाराजा से छुटकारा पाकर करके क्या जम्मू कश्मीर भारत में मिलना चाहता है शेख अब्दुल्ला साहब, या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं? किधर जाना चाहते हैं? क्यों महाराज से छुटकारा चाहते हैं? तो आइए देखते हैं। साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। तो शेख अब्दुल्ला यहां पर महाराज से छुटकारा भी चाहते हैं और पाकिस्तान में शामिल होने के विरोध में भी है। मतलब शेख अब्दुल्ला ना तो महाराजा का शासन चाहते हैं और ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, मतलब जो कि सभी धर्मों को समान रख करके चले, सभी धर्मों के प्रति जो उसका सम्मान हो, किसी रेस्पेक्ट हो, वो बराबर हो, किसी धर्म में कोई भेदभाव ना करे। तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष संगठन था। ठीक है, और कांग्रेस के साथ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके साथ लंबे समय से इनके अच्छे संबंध थे। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। तो शेख अब्दुल्ला जो है जवाहरलाल नेहरू जी सहित कुछ जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता है उनके व्यक्तिगत मित्र थे, मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेताओं से, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू जी का आता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। देखिए, अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि भाई महाराजा हरि सिंह भारत में नहीं आना चाहते, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अब भारत आजाद हो चुका है। ठीक है, भारत आजाद हो चुका है, ज्यादातर जो रजवाड़े हैं वो भारत में मिल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 1947 की। कब की बात कर रहे हैं? अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान को यह लग ही रहा था कि कश्मीर हमारा है। क्यों? क्योंकि वहां की जो ज्यादा आबादी है वो मुसलमानों की है, और पाकिस्तान ने जब जब अटैक करा है भारत पर, उसको हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि भाई कश्मीर के जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, कश्मीर के लोग हमें सपोर्ट करेंगे। कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, ये आपने पहले भी चैप्टर्स में देखा है। तो पाकिस्तान के नेताओं को ये लगा कि भैया हमारे जो कम्युनिटी के लोग वहां पर ज्यादा हैं, तो कश्मीर किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या करा? कबायली घुसपैठिए का मतलब क्या होता है? घुसने वाले, बस घुस जाए और अपनी पेट जमा ले। ठीक है, घुस जाए जहां पेट, बस ये आज से हमारा। वो आप लोगों ने देखा है कि अगर कभी बस में या ट्रेन में कोई, अरे अरे मेरी रुमाल रख दो, ये सीट मेरी, देखो मेरी तो वो रुमाल वहां घुस गई, उसने अपनी पेट जमा ली और वो घुसपैठिया। ठीक है, तो यहाँ पे कबायली घुसपैठिया, कबायली एक तरीके से वहां पर आप कह सकते हैं कि आदिवासी सा समुदाय है। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप है, तो वो घुसपैठिए हैं। तो उनको क्या करा? पाकिस्तान ने कश्मीर में भेज दिया। अब पाकिस्तान ने कश्मीर में भेज दिया तो कबायली घुसपैठियों को इसलिए भेजा कि लगा कि नहीं साहब, पाकिस्तान जो आर्मी है या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगा, परंतु पता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो कबायली घुसपैठिए किसने? पाकिस्तान ने भेजा अक्टूबर 1947 में। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। अब देखिए, अब भी कश्मीर स्वतंत्र था,
कश्मीर स्वतंत्र था, तो स्वतंत्रता तो भाई आप अपनी परेशानी खुद सोल्व करो। अब परेशानी सोल्व करें तो भाई महाराजा जी के पास इतनी सेना नहीं, इतनी ताकत नहीं, ठीक है, जो फिर पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियों से लड़ सके। तो फिर फाइनली महाराजा हरि सिंह जी किसके पास आते हैं? भारत सरकार के पास आते हैं और भारतीय सैनिक सहायता मांगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब उनको भारत की सेना की सहायता चाहिए ही चाहिए थी, और जहां पर इंडियन आर्मी की एंट्री हो जाती है वहां पर फिर कोई टिक पाता है क्या? नहीं टिक पाता। तो मतलब आपको आधी फिल्म मैंने समझाई थी, आधी तो समझ में आई गई होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी की एंट्री हो चुकी है। इंडियन आर्मी की एंट्री होते ही, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं टिक पाती है, तो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए थे, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं टिक पाएंगे। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो भैया अब भारत सरकार ने बोला ठीक है, हम हमारी आर्मी को भेज देते हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता फिक्र वाली बात नहीं है, अब भी बाहर कर देंगे, घुसपैठिए ही, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु देखो ऐसा खतरा है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान भरोसे लायक है नहीं, कभी भी ऐसा अटैक करेगा, चाहे कश्मीर के लोग परेशान होंगे। तो इसलिए आप ये जो साइन है ना, या साइन कर जाइए और कश्मीर को भारत में विलय कर जाइए। तो भैया महाराजा हरि सिंह जी साइन करते हैं और उधर से इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंच जाती है, और कश्मीर पहुंच करके घुसपैठियों को वापस खदेड़ देती है, वापस पीछे कर देती है, और महाराजा हरि सिंह जी साइन कर देते हैं। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। देखिए अब परंतु पाकिस्तान ने क्या है, एक काफी जो एरिया है राज्य का, काफी बड़ा एरिया है, उसको अपने कवर में ले लिया, अपने कैप्चर में कर लिया, नियंत्रण ले लिया। उस एरिया को जो हम लोग कहते हैं वो पीओके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हम इसको कहेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है हमारा कश्मीर, हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। तो हम उसको क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तानी लोग उसको क्या कहते हैं? कहते हैं आजाद कश्मीर। उस वाले पार्ट को जिसको हम लोगों ने पीओके कह रखा है, वो उसको क्या कह रहा है? आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर का वो भाग है जो कि भारत से आजाद हो चुका है। क्योंकि उनकी सोच क्या है कि कश्मीर हमारा है तो हमारे पास ही रहना चाहिए, तो इसलिए ये वो वाला पोर्शन है जिसको हमने भारत से आजाद करा लिया। तो अब पाकिस्तान ने उस पीओके पे जब अपना कैप्चर कर लिया, तो फिर वो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है, यूएनओ में जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, तो हर देशों के बीच में शांति बना करके रखने का काम करना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में ये मामला गया, यूएनओ में मामला गया, भारत ने बोला साहब हमारा है, कश्मीर पूरा हमारा है, महाराजा हरि सिंह जी ने साइन करा है, हमारे साथ मिले हैं, तो पूरा कश्मीर हमारा है, इनको धक्के देकर के बाहर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है 21 अप्रैल 1948। तो 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ अपना एक प्रस्ताव जारी करता है, और उस प्रस्ताव में 3 चरणों वाली, मतलब 3 स्टेप में एक प्रक्रिया की बात करी जाती है। अनुशंसा मतलब मुद्दा शुरू करा जाता है। पहली बात क्या बोली गई उस प्रस्ताव में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पास हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी करा है, उसमें बोला गया पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान को बोली गई कि भैया आपने जितने भी नागरिक कश्मीर में जबरदस्ती घुसा दिए हैं उनको वापस बुला लीजिए, नहीं तो गलत होगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि जितने भी नागरिक पाकिस्तान के कश्मीर जा चुके हैं उनको वापस लेकर के आना, वापस उनको पाकिस्तान भेजना। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, और भारत धीरे धीरे अपनी क्या है, फौज कम कर ले, आर्मी कम कर ले, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति ना हो सकी। और तीसरी बात कही गई कि भैया एक जनमत संग्रह करवा लिया जाए, जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवा लिया जाए, मतलब लोगों से पूछ लिया जाए, लोगों से वोटिंग करवा ली जाए कि भैया आप भारत में मिलना चाहते हैं या कहां जाना चाहते हैं, तो एक जनमत संग्रह करा लिया जाए। ऐसा ही जनमत संग्रह जूनागढ़ में भी करवाया जाएगा। जूनागढ़ में जब करवाया गया तो उसमें बहुत बुरी हार पाकिस्तान की हुई। ठीक है, तो यहां पर भी जनमत संग्रह की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही कि जनमत संग्रह करवा लिया जाए। परंतु सवाल यह आता है कि जनमत संग्रह करवाया जाए तो करवाया क्यों जाए, वाई, क्यों जनमत संग्रह करवाया जाए? जब ये बात रजवाड़ों को मौका, ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिल जाइए, स्वतंत्र हो जाइए, और ये जो चूज करने का, चयन करने का जो अवसर है वो राजा के पास है। जब राजा ने
इंडिया के साथ मिलने के उस पत्र पे साइन कर दिया तो मतलब वो कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। तो फिर हम जनमत संग्रह कराए या ना कराए ये हमारी मर्जी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी समय समय पे क्या है, थोड़ी सी आलोचनाएं होती रही हैं। आलोचना इस बात की, क्योंकि जब बड़े बड़े देश कुछ बड़ी घटनाएं करते हैं तो वो वहां कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। और आज भारत एक संप्रभु राष्ट्र, एक सोवरेन कंट्री भारत है, और जब भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु राष्ट्र है, तो यह हमारा फैसला है कि हम हमारे आंतरिक मामलों को कैसे निपटाएंगे। कश्मीर पूरा हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो अब उस मुद्दे पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की क्यों हेल्प मांगी, क्यों हम ये इस चीज पे करें। जब 2019 पे भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, जो कि आपको पता है एक संघ है, हम समकालीन विश्व राजनीति में उसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोप की सभी देशों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसके कुछ प्रतिनिधि तो आकर के भारत में कश्मीर की स्थिति देख करके जाते हैं कि भाई शांति है या नहीं है, मानव अधिकारों का तो उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। यार एक बात बताइए, आप हमें बताओगे कि हमारे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अपने देशों की हालत देखो ना, इस पूरे विश्व को बर्बाद करा आप लोगों ने करा, यूरोपियन कंट्रीज ने। आप लोगों की जो मानसिकता थी साम्राज्यवाद की, उस मानसिकता ने बर्बाद करा है, और आप आज हमें बताने आओगे कि भैया भाई वहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं होता। हमारा इंटरनल मैटर है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैं पूछता हूं, क्या कभी यूरोप में ऐसी घटना हो तो क्या वो हमें अलाउड करेंगे इंडिया को कि हाँ साहब आप आइए और विजिट करिए कि हमारे यहाँ पे कंडीशन शांति की बनी हुई है नहीं बनी। भारत वो राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को एक परिवार मान करके चलता है, सबको साथ लेकर के चलने की भावना रखता है। वो राष्ट्र कभी मानव अधिकारों का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। भारत वह राष्ट्र है जिसने आज तक आगे से चल करके कभी अटैक नहीं करा किसी पर। तो हम कैसे कोई बिलीव कर सकता है कि भाई हम हमारे देश के लोगों पर अटैक करेंगे, कभी नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये सब मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी कभार मुझे इनका भेदभाव रवैया लगता है, परंतु ऐसा भी नहीं कि पूरा भेदभाव है। जरूरी भी है ऐसे संगठनों की, बस मैं इतना सा है कि ये संगठन बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अपना काम करे। और एक हम चैप्टर 6 जो उस किताब का है समकालीन विश्व राजनीति का, उसमें हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद है बेटा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 5 सदस्य स्थायी होते हैं, ठीक है, उनको परमानेंट सीट मिली हुई। उस परमानेंट सीट मिलने के लिए जितने भी जो क्राइटेरिया है, जो जो चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ आज भारत के पास है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ हमें स्थायी परिषद का सदस्य नहीं बना रहा, क्यों? ये सवाल हम उस समय उठाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करी कि शांति बनी रहे, ज्यादा मामला आगे ना बढ़े, तो जनमत संग्रह करवाया जाए। ये 3 बातें बोली गई। पहली, पाकिस्तान को कहा गया कि आप कश्मीरी घाटी में जितने भी लोग आपके एंटर हुए सबको वापस बुला ले। भारत को बोला गया आप अपनी फौज को कम कर ले, और तीसरा वाला जनमत संग्रह करवा लो, जिससे कि प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। परंतु इस प्रस्ताव का कोई प्रगति नहीं, कोई हल नहीं निकला इससे। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। अब मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब जब उसको एक बिल्कुल अलग राज्य के हिसाब से ही उसका खुद का संविधान सब कुछ, तो उस पद के लिए जो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करा गया, मतलब वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की तरह, जैसे राज्यों का मुख्यमंत्री है वैसे वहां जम्मू कश्मीर का उस समय प्रधानमंत्री। ये हम आगे पढ़ेंगे कि 1954 के पास आकर के वहां के जम्मू कश्मीर के संविधान में परिवर्तन करके प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, और भारत ने अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। अस्थायी, ठीक है, कि स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, अस्थायी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देने के लिए भारत मान गया। अब अनुच्छेद 370 के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर बाद के दौर में देखे तो भारतीय जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आर्टिकल 370 के विपक्ष में रहे कि आर्टिकल 370 सही नहीं है। इस प्रकार से किसी एक राज्य को इतना विशेष दर्जा दे देना, इतनी छूट दे देना, ये गलत है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में जोड़ने में एक बड़ी जो भूमिका निभाई वो जवाहरलाल नेहरू जी ने निभाई। जवाहरलाल नेहरू जी के विशिष्ट मित्र शेख अब्दुल्ला जी थे। शेख अब्दुल्ला जी ने कहा कि नहीं साहब, नेहरू जी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, विशेष सुविधाएं कुछ दी जाए, ठीक है ना, तो इसलिए आप एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद भारत के संविधान में जोड़िए। तो उस अनुच्छेद के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मना कर देते हैं, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो मना कर दिया, बोला नहीं साहब बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा ऐसा अनुच्छेद, ठीक है, ऐसा अनुच्छेद नहीं जोड़ना चाहिए। परंतु फिर नेहरू जी के कहने पर वो अनुच्छेद बाद में प्रारूप समिति के जो दूसरे सदस्य हैं उनके द्वारा
संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। नेहरू जी का ये कहना था कि समय के साथ घिसते 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 अनुच्छेद 370 घिस जाएगा, मतलब समय के साथ अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा। कुछ समय के लिए इस प्रकार की स्वायत्तता देना जरूरी है। अनुच्छेद 370 को लेकर के आज काफी लोग नेहरू जी को घेर करके रखते हैं, परंतु देखिए हम एक मानव स्वभाव है हमारा, कुछ हमारे से अच्छे काम कुछ बुरे काम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किस नेता ने अच्छा करा है किसी ने बुरा करा, देखिए सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी 1947 में उस समय भारत की गद्दी संभाल रहे हैं जब भारत के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। नेहरू जी ने खुली आंखों से सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करी। वो व्यक्ति उस समय आईआईटीओ की स्थापना कर रहा है और बहुत से कार्य कर रहा है, बड़े बड़े बांध बना रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 370 सही था गलत था वो एक अलग मुद्दा है, और सबसे पहले अनुच्छेद 370 को समझना बड़ा जरूरी है कि अनुच्छेद 370 में क्या क्या ऐसे बातें जोड़ी गई थी, आर्टिकल 35A क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी। तो इसके लिए हमें कभी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे अनुच्छेद 370 का, उसकी हम 1947 से लेकर के 2019 तक की जो पूरी कहानी है ना, वो पूरी कहानी पढ़ेंगे कि कहां कहां पर कौन से नेताओं ने क्या बात बोली है, क्या विचार है, ठीक है। फिर सरकार ने, अभी जो मौजूदा सरकार है उसने किस प्रकार से अनुच्छेद 370 को हटाया, उन्होंने क्या पक्ष विपक्ष भारत की संसद में हुए, ये सब पूरा हमें जानना होगा और फिर उसके बाद हम उस पर फिर हम और आगे चर्चा कर सकते हैं। एक बात और मैंने बहुत सी बार देखा है कि ये लिखा जाता है धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। बेटा धारा शब्द नहीं, भारत के संविधान में जो शब्द है वो अनुच्छेद है। धारा या जिसे हम सेक्शन कहते हैं, धारा या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। धारा या सेक्शन किस में प्रयोग होता है, आईपीसी या सीआरपीसी में होता है। आईपीसी या सीआरपीसी क्या है बेटा, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ये दोनों ऐसे हैं कि इसके तहत आपने क्या गुनाह करा है, क्या गलत काम करा है और उसके लिए आपको क्या सजा होगी। चोरी करी है तो इतने 6 महीने की सजा होगी, ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है। आपने ये काम करा है, इस काम के बदले में ये सजा होगी, ये यहां पर बताया जाता है। यहां पर धारा का प्रयोग होता है। भारत के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि भाई आप ये गलत काम करोगे तो आपको क्या होगा कि इस प्रकार फांसी से पे चढ़ा दिया जाएगा। नहीं, भारत का संविधान और हर देश का संविधान एक मतलब बेसिक जो कानून होता है वो बना करके देता है। भाई सरकार ऐसे बनेगी, आपके पास ये अधिकार है, इन चीजों को भारत का संविधान प्रतिबंध करता है। ये बेसिक बात है। ये नहीं बता के दे रहा है कि भाई कोई रेप कर देगा तो इतने साल की सजा देनी है, इतने साल की नहीं देनी, चोरी कर लेगा तो इतने साल की, ये भारत का संविधान नहीं बता करके देता। ये यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी में पता चलता है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग भारत के संविधान पे कहते हैं हमारे देश का संविधान ऐसा है कि भैया देखो जो रेपिस्ट होते हैं ना उनको फांसी की सजा नहीं होती। अरे भैया संविधान ने मना नहीं करा है। भारत का संविधान तो वो संविधान है जो महिलाओं को सर्वोच्च पदों पर पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि भाई आप ऐसे सजा दोगे या नहीं। ये कहा है, ये आईपीसी सीआरपीसी में। आईपीसी सीआरपीसी में इनमें कोई परिवर्तन करने का काम संसद को सौंप रखा है। ये काम भारत के संविधान ने दिया कि आप कोई भी कानून का निर्माण भारत की संसद करेगी, और भारत की संसद में कौन बैठेगा ये कौन तय करेगा, आप और हम तय करेंगे। मतलब भारत के संविधान ने तो सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया, सब कुछ जनता को देकर के चले गए भारतीय संविधान निर्माता को। तो फिर संविधान को या किसी चीज को दोष देना बिल्कुल गलत बात है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप धारा 370 मत बोला करो, आप अनुच्छेद 370 बोला करो। और अगर कोई बोले भाई धारा 370 तो उसको समझाओ, देख भैया धारा में और अनुच्छेद में डिफरेंस है, ठीक है ना। धारा को मत जोड़ो अनुच्छेद से। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। उस समय जो राज्य में जो सरकार का मुखिया होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था, ठीक है। और जैसे हम आज जो राज्य में सरकार होती है उसका जो मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। अब बात करते हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े, ठीक है। समस्या की जड़ें कहां से शुरू हुई, ये सब कुछ मार्च 1948 में जब शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बनेंगे, या वहां के मुख्यमंत्री हम कहते हैं हमारी आम भाषा में, वो बनेंगे। उसकी कहानी हम आगे के लेक्चर में जानेंगे, परंतु अभी जो बाहरी और आंतरिक झगड़े हैं वो देखते हैं। तब से जम्मू कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। तो जम्मू कश्मीर की बाहरी इफेक्ट भी, अब बाहरी इफेक्ट क्या था, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान और जो आंतरिक मामले रहे इन सब के चलते थोड़ी सी द्वंद्वपूर्ण वाली विवादास्पद स्थिति बनी रही। सबसे पहले हम बाहरी कारणों को देखते हैं। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो ज्यादा आबादी है वो किसकी है, मुस्लिम्स की है।
पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। ओके, तो 1947 में जब कबायली हमला हुआ, कबायली घुसपैठियों ने हमला करा, तो उसके तहत क्या हुआ, राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। अब महाराजा हरि सिंह जी पहले ही मान जाते ना, तो पहले मान जाते तो ना तो कबायली घुसपैठी कभी अटैक कर पाते और ना कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के पास जा पाता। अब भारत ने ये कहा कि ये जो वाला एरिया इन्होंने हड़पा है वो क्या है, गैर कानूनी कब्जा है, और बिल्कुल गैर कानूनी कब्जा है, ठीक है, कि ये कोई लीगल तरीके से नहीं है, ये गैर कानूनी है। फिर पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान ने बोला ये आजाद कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर का वो भाग जिसको हमने आजाद करा लिया, और भारत उस वाले एरिया को क्या कहता है, पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन सा वाला एरिया है। बच्चों देखो, यहां से थोड़ा बहुत मैं फिर कहता हूं कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज एरर के लिए माफी। ये जैसे आप मान लीजिए ये वाला लगभग ऐसे, ये वाला जो एरिया है ना, ये पीओके है बेटा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें कबायली घुसपैठिए घुस गए थे और उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। इधर का जो कुछ थोड़ा पार्ट है वो अक्षय चीन का है, जो कि चीन ने कवर कर रखा है, अपन ने ये तो पहले भी पढ़ा था, ठीक है, अक्षय चीन, और ये वाला पीओके है, ठीक है, और इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया और ये अपना जो है लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, तो पीओके और अक्षय चीन। अब भारत क्या कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करा है, और पाकिस्तान के जो नेता हैं वो इसको क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर की तरह इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक की। आंतरिक, इंटरनल में आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है, ठीक है। अब आंतरिक अगर हम देखें, जो कश्मीर का दर्जा है, कौन सा दर्जा, अनुच्छेद 370 के तहत जो दर्जा दिया गया है उसको लेकर के विवाद है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं, जो कहानी है वो देखेंगे। अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। तो अनुच्छेद 370 और 71 के बारे में आपने कब पढ़ा, क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th में कब पढ़ा, कौन से चैप्टर में पढ़ा, संविधान वाली जो किताब है उसका अध्याय, संघवाद वाले अध्याय में हमने इसके बारे में पढ़ा है। संघवाद वाले अध्याय में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 370 और 71 के बारे में, ठीक है। और इस विशेष दर्जे से दो विपरीत प्रतिक्रियाओं का जन्म हुआ, ठीक है, जो दो विपरीत प्रतिक्रिया है, ऑपोजिट है, उनकी यहाँ पे जन्म हुआ, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज आप और समझिएगा, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है बेटा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये एक प्रकार से ऐसी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये डिमार्केशन नहीं करा हुआ। जैसे कि भैया ये तो क्या था, डिमार्केशन है पूरा, क्या भैया यहाँ तक की जो सीमा क्षेत्र है वो भारत का होगा, यहाँ से फिर चाइना का, यहाँ से पाकिस्तान का, यहाँ से बांग्लादेश का, ये तो क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रियां बना रखी है। परंतु एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये तो क्या है, यहाँ तो वो पाकिस्तान की जो घुसपैठिए हैं वो घुस गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर भारत आर्मी यहाँ पे खड़ी, तो ये तो एक तरीके से लाइन क्रिएट कर दी गई है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली लाइन है नहीं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इस लाइन ऑफ कंट्रोल को से यहां से उधर ये पीओके कहा जाता है और बाकी ये जम्मू कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। अभी जो दो विपरीत प्रतिक्रिया है इनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 370 भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता। तो जो कुछ भारत के नेता हैं, कुछ भारत के लोग हैं, उनका मानना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत से एकीकृत नहीं होने देता, पूरी तरीके से भारत से एक नहीं होने देता है, क्योंकि उनको इतनी विशेष प्रावधान दे दिए, इतने स्पेशल स्टेटस दे दिया कि वो खुद को अपने आप को बिल्कुल ही अलग महसूस करने लग गए हैं, और एक करने के लिए अनुच्छेद 370 का हटना जरूरी है। अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 को रद्द कर देने की डिमांड शुरू हुई कि भाई अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाए। तो जैसे बाकी राज्य हैं वैसे ही जम्मू और कश्मीर को भी ट्रीट हम लोगों को करना चाहिए। अब जो दूसरे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, उन लोगों का यह मानना है कि जो अनुच्छेद 370 हमें दिया गया उसमें स्वायत्तता पर्याप्त नहीं थी। मतलब जितनी आजादी, जितनी ऑटोनॉमी हम लोगों को दी गई वो पर्याप्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम है या बहुत नाम मात्र हमें दी गई है। उनकी दो तीन मांगे हैं। पहली बात कि जनमत संग्रह, ठीक है, ये कहा गया कि भाई सरकार ने कहा था कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे, जब ये कबायली घुसपैठियों का मामला शांत हो जाएगा तो जनमत संग्रह करवाएंगे। तो सरकार को जनमत संग्रह करवाना चाहिए कि भाई हमारी और क्या आकांक्षा है, हमारी और क्या इच्छा है, उन चीजों को लेकर के।
दूसरा कहा गया अधिक राज्य स्वायत्तता, ठीक है, जो राज्य है उसको ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर को बाकी सभी राज्यों की तुलना में हमने सबसे ज्यादा स्वायत्तता दी, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी दी, सबसे ज्यादा फ्रीडम दी, ठीक है। फिर भी अभी भी यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहा जा रहा है, अधिक राज्य स्वायत्तता, कि वो ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं कि भाई हमें और भी ज्यादा क्या हो, फ्रीडम मिलनी चाहिए। जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। तो वहां के लोगों का यह आरोप भारत सरकार पर लगाया जाता है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र बाकी दूसरे राज्यों में वैसा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करा गया। तो भैया पूरे बाकी जो राज्य हैं वहां सब पर भारत का संविधान चल रहा है, ठीक है, तो वहां लोकतंत्र कायम होना है। आप एक अलग से संविधान बना करके एक अलग से काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से, और हर चीज के लिए भारत सरकार को वहां की विधानसभा से पूछना पड़ रहा है। तो लोकतंत्र के लिए तो अगर असली जिम्मेदार है, अगर नहीं लागू हो रहा तो वहां के राज्य की विधानसभा है, ठीक है। तो ये मतलब अनुच्छेद 370 को लेकर के भारत के कुछ लोग विपक्ष में थे कि उसको खत्म करना ही चाहिए, और जो कश्मीर के लोग हैं वो कह रहे थे कि नहीं अभी भी हमें स्वायत्तता या आजादी पूरी नहीं मिली है, ठीक है, फ्रीडम ऑटोनॉमी पूरी नहीं मिली। और फिर ये जो अनुच्छेद 370 है ये हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा भारत के संविधान से। अब बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से लेकर के 1982 तक की, कि ये व्यक्ति कौन थे। जम्मू एवं कश्मीर के नेता हैं, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक है। तो स्वायत्तता के पक्षधर थे कि भाई जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता के भी समर्थक थे। राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करा कि महाराजा जी को हटाना है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। फिर भारत सरकार द्वारा बर्खास्ती और कारावास, ठीक है, भारत सरकार ने बर्खास्त कर दिया और जेल में डाल दिया 1953 से 64 तक। फिर से कारावास में डाला 65 से 68 तक। 74 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़। ये जो पूरी कहानी है ना, ये पूरी कहानी हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, और लेक्चर 3 में पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, और बताइएगा कि आपको जम्मू कश्मीर की आज की कहानी कैसी लगी, कैसी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो बताइएगा। और अगर बिल्कुल आसान भाषा में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वो हम लोगों को बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर हम लोगों को करना होगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर उसको करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का आधा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, और आधा जो पार्ट है वो लेक्चर नंबर 3 में होगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की भी करेंगे, पूर्वोत्तर की भी करेंगे, और फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।